वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी आरओ 2023 का मेंस का फाउंडेशन बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हो रहा है। 5 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बैच 5 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये 6 महीने का करीब कोर्स है, लेकिन इसमें लिखा हुआ जैसे फेब 2023, तो अगर इससे आगे भी एग्जाम होता है, मान लीजिए एग्जाम अप्रैल में होता है या मार्च में होता है, तब तक हमारा बैच ही चलेगा। इससे आप बेफिक्र रहिएगा। इस बैच में आरओ मेंस की तैयारी होनी है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि वैकेंसी कब आनी है। वैकेंसी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऑफिशियल हैंडल है, मिशन रोजगार करके। इस माह के इसी अगस्त माह में नोटिफिकेशन जारी होगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन लोक सेवा आयोग का कहना कुछ अलग है। इस माह जितनी वैकेंसी आनी थी उसका उन्होंने जारी किया था, हालांकि साथ में अलग से लिखा था कि इसकी भी जल्द आने वाली है, तो अगस्त नहीं तो सितंबर। लेकिन ये बात कंफर्म है अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से, कि वैकेंसी आनी है, तो इस पर स्पष्टता रखिए। ये परीक्षा होनी है, ठीक है। कई बार से ये न्यूज़ सुनते सुनते थोड़ी नकारात्मकता आ गई थी स्टूडेंट्स में, वो मानने लगे थे कि ये आनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वैकेंसी आनी है और ये स्पष्ट किया गया है। तो मेंस का सिलेबस देखेंगे। मेंस का सिलेबस एक्चुअली छापता नहीं है यूपीपीएससी सामान्य अध्ययन का। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकारक में लिख देते हैं प्रारंभिक परीक्षा जैसा, उसमें बस लिख देते हैं कि प्रश्न इसमें कितने होंगे, 120 होंगे, पूर्णांक 120 हो जाएंगे। जबकि प्रारंभिक परीक्षा में कैसा रहता है, 140 प्रश्न और 140 अंक रहते हैं। ये फ़र्क आ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में फ़र्क आता है। मेंस का पेपर कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है, लेकिन अगर 5 दिसंबर 2021 को हुए आरओ प्रीलिम्स पेपर को देखेंगे तो मेंस पेपर से भी आगे चला गया था। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर जो आप प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन तैयार करते हैं वही आपका मुख्य परीक्षा में भी काम आता है। मुख्य परीक्षा जब होती है तो उसके कुछ महीने पहले करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो सामान्य अध्ययन का जिन लोगों ने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, सामान्य अध्ययन के नोट्स जिसने लिए हैं, तो सामान्य अध्ययन वाले में आपको सामान्य अध्ययन के टॉपिक वाइज ये नोट्स दे दिए गए होंगे। इनको आप प्रीलिम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब सारा सिलेबस एक जैसा रहेगा, प्रश्नों की संख्या खाली बदल जाएगी, तो आप इसमें पूरा लाभ ले सकते हैं। सामान्य अध्ययन का जो हमने आपको वस्तुनिष्ठ प्रकारक तैयार करने के लिए सिलेबस दिया है जीएस वाले ग्रुप में, जीएस स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, उसका प्रीलिम्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जीएस में तो आप वैसे ही तैयार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर ले रहे हैं सब्जेक्टिव की, जो मेन है यहाँ पे, जिसकी तैयारी कराई जाएगी, जिसका लेखन आपको करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा हमारे ग्रुप में, और जिस पर फीडबैक दिया जाता है, जिस पर चेकिंग की जाएगी। सामान्य अध्ययन कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आप हमारा प्रीलिम्स वाला ही स्ट्रैटेजी वीडियो एक बार देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कैसे नोट मेकिंग करते हैं, कैसे आप तैयार कर सकते हैं। जैसे क्विज ग्रुप में भी आपको जोड़ा गया होगा। प्री और मेंस का जीएस और हिंदी का क्विज ग्रुप सेम है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी सेम है। ये मेंस में अगर हम देखें, जो वस्तुनिष्ठ आता है उसमें 5 होते हैं टॉपिक, और जो प्रीलिम्स होता है उसमें 6 होते हैं। इसमें पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सब सेम रहता है। जैसे इसमें 6 शब्द और या फिर वाक्य इसमें लिखे हुए हैं। 30 प्रश्न इसमें रह जाते हैं, 30 प्रश्न रह जाते हैं और अंक रह जाते हैं 60। जबकि प्रीलिम्स में क्या रहता है कि 60 प्रश्न होते हैं और 6 टॉपिक होते हैं, 10-10 सभी से। तो बस इतना अंतर हो जाता है। तो जो क्विज ग्रुप में जो आपको जोड़ा गया होगा वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी लाभदायक है और मेंस के जीएस के लिए तो है ही। तो जीएस में जैसा कि यहाँ पर दिया है, सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अतिरिक्त तो कोई अपडेट होगा तो आपको ग्रुप में दिया जाएगा। जीएस संबंधित करंट अफेयर आपको जनवरी 2023 जुलाई 2023 तक का मिल चुका होगा। इसके बाद का करंट अफेयर आपको अगस्त का और बाकी मंथ का आगे मिलता रहेगा। जैसे अगस्त का आपको कब मिलेगा, 4 सितंबर को मिलेगा। सितंबर का कब मिलेगा, 4 अक्टूबर को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर मंथली मिलता रहेगा इस ग्रुप में। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर भी ग्रुप में दे दिया गया है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिएगा एक बार, तो उसमें ये सब और क्लैरिटी से बता दिया जाएगा। 10 फुल लेंथ होने, उसका शेड्यूल जो है टाइम प्लान इसी टाइम प्लान में लास्ट में दिया हुआ है। हमारा टेस्ट का टाइम प्लान है, इसको देख लेते हैं। 1 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि तब तक तो उसी के आसपास प्रीलिम्स होगा, तो हम लोग इसको लेट ही रख रहे हैं। हम लोग इसको 30 दिसंबर 2023 को ख़त्म कर लेंगे और आपका फरवरी, मार्च या अप्रैल में ही मेंस होगा। अगर दिसंबर में प्री हो गया तो, दिसंबर में अगर प्री संपन्न हो गया तो आप मान के चलिए कि फरवरी अंत तक आपका मेंस हो जाएगा। 90 दिवस से ज़्यादा जनरली नहीं मिलता है आरओ प्रीलिम्स के बाद आरओ मेंस में। तब तक का करंट अफेयर आपको अपडेट करा दी जाएगा। 1 दिसंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू है और उसके बाद आपकी ये परंपरागत की टेस्ट सीरीज़ है। परंपरागत की टेस्ट सीरीज होगी। ये तो आप मतलब लिखेंगे, इसकी चेकिंग होगी बाकायदा, इसका भी बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको 10 दी जाएंगी। 10 टेस्ट फुल लेंथ दिए जाएंगे, मतलब 30-30 प्रश्नों वाले 60 अंकों वाले टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। 30 दिसंबर को ये आपका संपन्न हो जाएगा।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उसका एक यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है। जैसे इतिहास से 21, ज्योग्राफी से 14, पॉलिटी से 7, इकोनॉमिक्स 7, साइंस से 11 और इन्वायरमेंट से 4, यूपीजीके से 13, रीजनिंग से 13 और करंट अफेयर से 23, मिसलेनियस से 21, आर्ट कल्चर से 2 और एग्रीकल्चर से 4। ऐसे ही फिर ये री एग्ज़ाम जो हुआ था 2016 वाली वैकेंसी का सितंबर 2020 में, तो उसमें इस तरीके से देखा गया था। ये प्रीलिम्स जो वाला ही लिखा है मैंने, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस में अगेन कोई ज़्यादा सिलेबस का अंतर नहीं रहता है, क्वेश्चंस का अंतर हो जाता है। तो ये 140 के हिसाब से लिखा है, आप 120 के हिसाब से रफली उतना ही इक्वेट कर सकते हैं। मैंने बताया कि मेंस में अलग क्या होता है। मेंस में कुछ जो टफ लेवल वाले सवाल होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे टफ लेवल सवाल मान लीजिए प्रीलिम्स में 3 या 4 आते हैं, तो इसमें 7 या 8 आते हैं, बस इतना डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। मेंस में 2 लिखित पेपर होने होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल हिंदी या फिर परंपरागत हिंदी का, उसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निबंध की। निबंध यहाँ पर पूर्णांक 120 का होगा और इसमें 3 निबंध आते हैं। शब्द सीमा 600 है, यानी कि 3 घंटे में यानी कि 180 मिनट में आपको 1800 शब्द यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। काफ़ी एग्जॉस्टिव टास्क होता है, वैसे प्रैक्टिस का बहुत महत्व होता है। आप वहीं के वहीं सोच करके पूरे 1800 शब्द कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, 3 घंटे में आपको एक निबंध लिखना हो और फिर आप सोच सोच के उसमें लिख सकते हैं 600 का, वो अलग बात है। तो यहाँ पे चैलेंजिंग तो है, सब पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, पहले से आपको इस माहौल के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। इसमें देख लेते हैं आता क्या क्या है निबंध में, निबंध का सिलेबस है क्या एक्चुअली। निबंध 120 पूर्णांक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आशय है कि 3 निबंध 40-40 अंकों के, 40 इधर 40 इधर 40 इधर, 3 खंड में बटा होता है। पहला खंड इसमें होता है साहित्य संस्कृति का, सामाजिक क्षेत्र का और राजनैतिक क्षेत्र का, पहला खंड। दूसरा खंड होता है यहाँ पर विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी का, आर्थिक विकास का और कृषि और व्यापार का। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का होता है और प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात इसका होता है, जैसे कोरोना काल में कोरोना पर आया था, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं इस पर होता है। अच्छा, इन सभी क्षेत्रों को मिला दें तो आपका पूरा जीएस एक तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ये आपका अंतिम ऐसे पेपर है। आरओ मेंस आखिरी बार हुआ था 4 अप्रैल 2022 को। ये 2021 का मेंस पेपर था, 2021 का प्रीलिम्स हुआ था 5 दिसंबर को। तो इस तरीके से ये पेपर आया था। तो पेपर के प्रश्नों को देख करके ज़्यादा हमको अंदाजा पड़ता है क्या आ सकता है। जैसे पहला साहित्य और संस्कृति में अंतर संबंध यहाँ पूछा है, कई बार कला में अंतर संबंध पूछा है, कई बार समाज में अंतर संबंध पूछा है, शिक्षा और नैतिक मूल्य यहाँ पे पूछ लिया है, वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसके भावी प्रभाव यहाँ पे पूछा है। तो ये 3 टॉपिक ये खंड 1 के हो गए। खंड 2 समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण की महत्ता, ये है। जैसे पर्यावरण से पहला टॉपिक होता है। सेकंड है यहाँ पर गरीबी रेखा की तलाश, सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है। तो इसमें काफ़ी स्कोप होता है जिन लोगों ने जीएस अच्छे से तैयार किया होता है अपना। गरीबी कई सारी समितियों के बारे में कुछ लोग उल्लेख कर सकते हैं इसमें। ये थोड़ा सा फैक्चुअल साइड चला जाता है, ठीक है। अगर आपने फैक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉपिक को, कि गरीबी रेखा की तलाश किस प्रकार सामाजिक समता की प्राथमिक तलाश है। कि गरीबी रेखा समितियाँ जो कई बार बनी उनका कई बार विरोध किया। जैसे गरीबी रेखा में जो परिभाषाएं होती हैं उसको लेकर कई बार विरोध होता है कि इतना अगर कोई कमाता है तो गरीबी रेखा में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती थी इस टॉपिक में। भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां, तो विविध चुनौतियों में अगर आप करंट अफेयर वगैरह देखते रहते हैं तो इसमें आसानी से कर सकते थे। तो सेकंड ये खंड दूसरा या खंड खा होता है, ज़्यादातर करंट अफेयर पोर्शन पे आधारित होता है या समसामयिक घटनाओं को लेकर इसको बनाया जाता है। थर्ड वाला ये तृतीय विश्व युद्ध की आशंका, यूक्रेन रशिया को इंडिकेट करते हुए यहाँ पे चल रहा है। भारत की नीति क्या इसमें होगी। स्थानीय बनाम भूमंडलीय, जो बार बार पीएम जी अपनी यात्राओं के दौरान लोकल फॉर ग्लोबल का कह सकते हैं नारा देते हैं, तो उसको यहाँ पे बताना था। प्राकृतिक आपदाएं और हमारी चुनौतियाँ क्या हैं, तो इसको लेकर है। तो तीनों ही खंड में से कोई ना कोई आपको तीनों में से ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जिस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में जो है कोई विशेष समझ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा मानना है कि अगर आपने जीएस में जो सिलेबस है उसका अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको तमाम सारे पॉइंट मिल जाएंगे तीनों ही खंड में, किसी ना किसी ऐसे को लिखने के लिए तीनों ही खंड में मिल जाएंगे। जैसे अगर आप साहित्य संस्कृति वगैरह की ज़्यादा नहीं समझ रखते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो राजनीति पर लिख सकते हैं, ठीक है। राजनीति पर निश्चित तौर पर लिख सकते हैं क्योंकि ये भी करंट अफेयर से लिंक होके है। तो करंट अफेयर से लिंक होके काफ़ी सारे यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और पहले जाएं, 2017 का ये जो पेपर है, संस्कृति साहित्य समाज के अन्योन्य आश्रित संबंधों पर विचार करना है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या पर विचार करें, तो ये भी करंट अफेयर से लिंक्ड होके है। पुलवामा वाला हमला जो हुआ था उसको लेकर के, और भारत की मौलिक एकता क्या है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।
फिर विज्ञान जहाँ विकास का कारक है वहीं विनाश की भूमिका निभाता है, क्यों कैसे, इस पर विचार करना है। सामाजिक एकता की दृष्टि से आर्थिक असमानता असहयोगी चिंताधारा का निर्वहन करने लगता है, इस पर विचार करना है। भारतीय किसान नीति की समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालें। फिर प्राकृतिक आपदा नीतियों के प्रारूपों पर विचार करिए। नक्सलवाद और भारतीय बुद्धिजीवियों के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए। ये भी करंट अफेयर से लिंक्ड होकर है। अर्बन नक्सल टर्म इसी दौरान जो है चर्चा में आया था। फिर इसके बाद भारतीय एकता को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौतियों समाधान पर विचार करिए। ठीक है, तो ये समसामयिक मुद्दों से प्रेरित होते हैं हमारे टॉपिक्स। 2016 री एग्जाम का जो पेपर हुआ था सितंबर 2020 के अराउंड ये हुआ था, दिसंबर में एक्चुअली। तो इसमें साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, इस तरीके से पूछा। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉपिक मतलब आप जो तैयार करेंगे वो आता नहीं है। यूपीपीसीएस में जो आप तैयार करते हैं उसी के अराउंड आते हैं टॉपिक। ये आप मेथड डेवलप करते हैं बार बार लेखन करने से, ठीक है, बार बार तैयारी करने से, बार बार जो हमारे जो एजुकेटर्स हैं आपको अपने इंसाइट्स देते हैं किस तरीके से आप ऐसे को और बेहतर बना सकते हैं, कौन से कोट्स ज़्यादा प्रभावी हैं, कौन से कोट्स कम प्रभावी हैं, लिखने का मेथड कैसा हो सकता है, पैराग्राफ बड़े होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए, ये सब इसमें आपको बताया जाता है। उससे आप जो है अपने एसे को अच्छा शेप दे पाते हैं। बाकी एसे पढ़ाए हुआ आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, हमारे एसे हमेशा पढ़ाए हुए आते हैं, लेकिन वही बात है कि आप उसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करते हैं उस पर आपको नंबर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है फिर वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी रूप। फिर उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण ही महामारी का मूल है, यहाँ पे ही था। अब ये कोविड से प्रेरित होकर के पूछा है, जब फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद। कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उसके दुष्परिणाम, कृषकों की समस्या और उनका निदान, क्योंकि किसान बिल को लेकर जो चीज़ें चल रही थी। ये गलवान वैली को लेकर के भारत चीन सीमा विवाद और विविध परिणतियाँ, नई शिक्षा नीति जो आई थी, उपादेयता और क्रियान्वयन की समस्याएं, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। ये आपको कई सारे ऐसे के हमने टॉपिक्स दिए हैं। सबसे पहली चीज़, ठीक है, इंडिया बनाम भारत जैसे या दिया है, तो इसमें आप पहले थोड़ा अध्ययन करिए शुरू में। ठीक है, इससे में अध्ययन की महत्ता है, लेखन की भी है, अध्ययन की भी महत्ता, 50-50 हैं दोनों। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं जीएस में, और प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। और साथ ही साथ इन एसेज का अध्ययन करिए। अभी भी रेलिवेंट जो एसेज हैं वो हमने दिए हैं, कौन कौन से कोट्स यहाँ पर डाले गए हैं, आप उनकी जगह पे कौन कौन से कोट्स यूज़ करना चाहते थे या कर सकते थे, इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए शुरू में। पहला जो टास्क है वो आपको कन्वेंशनल हिंदी का ही कराया जाएगा। पहला टास्क आपको जो है 11 अगस्त को दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये थोड़ा सा देखिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए किस तरीके से ऐसे यहाँ पे लिख करके हमारी टीम ने दिए हैं, आप उनको और कैसे अच्छे से लिख सकते थे। भारतीय संस्कृति सबल और दुर्बल पक्ष ही बड़ा संभावित है इस साल के लिए, ठीक है, तो इसको पढ़िए आप। तो शुरुआत में ऐसे में आप पढ़ाई करिए, और ऐसे टॉपिक्स दिए जाने के बाद आपको उसमें ब्रीफ किया जाएगा, ग्रुप में डिस्कस होगा उसमें, और फिर आप उसमें लिखेंगे और एजुकेटर उसमें अपना फीडबैक देगा। ऐसे में कोई निश्चित फॉर्मेट या टेम्पलेट नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने हाँ माना है कि शुरुआत में इंट्रो होता है, फिर मेन बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, लेकिन रफली ये सभी में फॉलो नहीं होता है। तो इसे अच्छा करने का एक तरीका है लेखन और उसमें सुधार करना। लेखन, सुधार, यही दो मूल मंत्र हैं अच्छा ऐसे लिखने के। लेखन आपको हम भरपूर कराएंगे कई सारे टॉपिक्स का, और उसमें से लिखते लिखते ही आपका सुधार होगा। हालांकि लिखने से पहले थोड़ी बहुत समझ डेवलप करना जरूरी है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे भारत में आपदा प्रबंधन, तो इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। तत्कालीन कोई आपदा आई थी उसके बारे में लिखा गया है, प्रेजेंट में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं, भूमंडलीकरण और भारतीय भाषाओं को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है। कर्नाटका में खासकर जिस प्रकार जो चीज़ें चल रही हैं, ये समसामयिक आप सुनते रहते हैं। तो किस किस तरीके से आप अपने को एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे लिखते समय कई सारे थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन जब उसको लिखने जाते हैं पेपर में तो नहीं लिख पाते हैं। तो इसी सब चीज़ों को ओवरकम करना है। बेसिकली शुरुआत में क्या करना है, 5 दिवस आपको मिले हैं, सारे ऐसे सबसे पहले तो पढ़ डालिए। सबसे पहले सारे ऐसे आप रीड कर डालिए, और फिर जो है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, डाउट वाले ग्रुप में, और उस पर जो है हमारे एजुकेटर्स आपको इनसाइट देंगे। पहला जब टॉपिक दिया जाएगा उससे पहले डिस्कशन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहले तो कन्वेंशनल हिंदी के टास्क हम लोग आपको कराना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लर्न करने वाला पोर्शन भी है। ऐसे भी कई सारे आपको लिखवाए जाएंगे। पहला ऐसे हालांकि लिखने के लिए आपको 15 अगस्त के करीब दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी परंपरागत की। पूर्णांक इसमें 100 है, ठीक है, तो 100 अंकों का पेपर होगा, ये भी लिखित है। तो सबसे पहले गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। 3, 6, 12, 21 अंकों का ये होता है। यही आपका पहला टास्क आपको दिया जाएगा 10 तारीख को, इसी को हम देंगे, ठीक है।
इसका मॉडल उत्तर भी मिलेगा, तो इससे मॉडल उत्तर से आपको पता लगेगा कैसे उसमें लिखते हैं। ठीक है, जितने भी टास्क होंगे कन्वेंशनल के उसमें आपको मॉडल उत्तर दिया जाएगा, और ऐसे के भी मॉडल उत्तर आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसा कमिटमेंट किया गया था। सबसे सरल इसमें यही होता है 2 नंबर वाला, सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना है। पत्र ये लिख करके दिया होता है, उसका सारणी बनानी होती है। कैसे सारणी बनाते हैं, हमने कन्वेंशनल हिंदी की पीडीएफ जो दी है उसमें एग्जाम्पल उसके दिए हुए हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग है उसमें, आप देख लीजिए, उसमें आसानी से उसको कॉपी कर लेंगे आप। पत्र को कॉपी करके लिखना होता है, थोड़ा सा उसको कोहेसिव करके सारणी रूप में लिखना होता है। और सारणी रूप में भी बहुत छोटा सा पत्र आपको एग्जाम में देते हैं। मान लीजिए 10 लाइन का पत्र है, उसको उसकी सारणी आप बना दीजिए 5-6 लाइन में, बस वो हो गया, इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। ये सबसे सरल टॉपिक है, 15 अंक इसमें होते हैं। पत्राचार में फिर ये 3 भाग हैं इसमें, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। तो पहले वाले में बड़ा गेस करने में आसान होता है, जैसे शासकीय आता तो अगले साल अर्थशासकीय आ जाता है, इस तरीके से होता है। लेकिन वही बात है कि हम यहाँ पर गेस गेम अभी नहीं खेलेंगे। गेस गेम मैं आपको बताऊंगा परीक्षा से 1 सप्ताह पहले। अभी हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और पूरी तरीके से आप सारे टॉपिक को लिखने लायक हो जाएंगे। बहुत सारे टास्क आपको कराए जाएंगे, और फुल एंड टेस्ट सीरीज जो आपकी बनेगी उसमें भी अति संभावित प्रश्न ही कराए जाएंगे। अभी इसके प्रश्न कैसे बनते हैं मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। पारिभाषिक शब्दावली इसमें आती है, ये भी लर्न करने वाला पोर्शन है। आपने बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स में लर्न करी, मेंस में भी हैं कुछ, जैसे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। 5-5 शब्द आते हैं, 20 अंकों का ये होता है, बड़ा स्कोरिंग होता है, लेकिन इसमें लर्न करना पड़ता है आपको। जो हमने पीडीएफ में आपको पारिभाषिक शब्दावली दी है उससे बाहर आता नहीं कभी भी एग्जाम में, और हमने उसको अपडेट भी कर दिया है। ठीक है, तो और बल्कि जो टास्क होंगे उसमें कुछ नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें अति संभावित शब्द हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, आप उसको लिखेंगे, लिख लिख के याद करेंगे। तो ये वाला हो गया। फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ बढ़ता, ये भी 10 अंक का है, 5 आते हैं इसमें, तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो पीडीएफ में दिए हैं वही सफिशिएंट है। कंप्यूटर ज्ञान का कंटेंट भी शामिल कर लिया कन्वेंशनल की पीडीएफ में, और इसमें 10 अंक का लिखा है। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, 1 लाइनर टाइप आपको सॉल्व करना पड़ता है। उसमें बड़े बेसिक प्रश्न पूछते हैं। ये कंप्यूटर देख करके आर्ट वाले कई बार घबरा जाते हैं कि कुछ ऐसा बीटेक लेवल का आएगा, नहीं, CCC लेवल का कंप्यूटर इसमें आता है। कि भाई आप मेमोरी के प्रकार बता दीजिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है, जैसे बायोस पूछा था आखिरी बार, व्हाट इज़ बायोस। उससे पहले पूछा था कि जो गूगल का पेमेंट ऐप है, गूगल पे जैसे है, तो उसका क्या नाम है। तो इस तरीके से आपको बहुत बेसिक से यहाँ पे पूछा जाता है। कुल मिलाकर डेफिनेशंस और परिभाषाओं पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। तो जितनी भी डेफिनेशंस आपको जानना जरूरी है सब वहाँ पे दिया हुआ है। कुछ अगर चीज़ें हमको लगेगा तो हम इसमें अपडेटेड भी आपको देंगे, जैसे आजकल नई डेफिनेशंस AI वगैरह की, मशीन लर्निंग वगैरह की पूछ सकते हैं, तो वो भी हम आपको दे देंगे। आरओ मीन्स परंपरागत हिंदी, सामान्य हिंदी आलेखन भी इसको कहते हैं, परंपरागत हिंदी कहते हैं, कन्वेंशनल हिंदी कुछ भी कह सकते हैं। ये पेपर होता है, और ये पेपर लेटेस्ट पेपर है मेंस का, मतलब 2021 वैकेंसी के लिए जो मेंस पेपर हुआ था अप्रैल 2022 में, वो पेपर है ये। तो जैसा हमने आपको सिलेबस दिखाया, पहले आपका गद्यांश होगा, उसमें गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखना होगा, और गद्य अवतरण का सारांश लिखना होगा, जिसको संक्षेपण भी कह सकते हैं हम लोग। तो 3 नंबर का ये, 6 नंबर का ये, और रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। 3 रेखांकित अंश होते हैं, 4 प्रति यानी 12। ये रेखांकित अंश, इनकी व्याख्या। पहला टास्क आपका इसी का होगा। सबसे पहले जो पीडीएफ में हमने कुछ सॉल्व दिए हैं उससे देखिए आप, और उससे आपको अंदाजा पड़ेगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, क्योंकि इसका भी कोई एक जवाब में उत्तर नहीं हो सकता। एक गद्यांश जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या फिर जो आपको टास्क में कराए जाएंगे वही सेम नहीं आ जाएगा। गद्यांश तो कोई भी हो सकता है। आपको किसी भी गद्यांश का संक्षेपण कैसे करना है, या फिर सारांश कैसे लिखना है, या फिर जो है उपयुक्त शीर्षक कैसे बनाना है, और रेखांकित अंशों का संक्षेप में व्याख्या करना है, ये सब आपको जो है पीडीएफ में से देख के समझ में आएगा। अब ये पत्र लिख करके आता है, शासकीय पत्र लिख करके आता है, और इसकी आपको सारणी बनानी पड़ती है। आप देखेंगे कि मात्र 4 लाइनों का है, बड़ा आसान रहता है। 4 लाइनों का सारांश लिखना है आपको, ठीक है, विषय सहित, और इसकी सारणी बनानी होती है। 2-3 पत्रों की सारणी बना के हमने अपनी पीडीएफ में दिखाया है, आप समझ जाएंगे। बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं। फिर ये जो है आलेखन वाला होता है, पत्र वाला होता है ये। तो 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अर्थशासकीय वाला आया है, तो इस बार शासकीय के आने की संभावना बन रही है। ठीक है, शासकीय अर्थशासकीय में अंतर भी पूछ सकते हैं इस साल। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो इस बार जो है विज्ञप्ति, या फिर हम लोग कह सकते हैं अधिसूचना, इसका प्रारूप बनाने को आ सकता है। अच्छा, विज्ञप्ति आया है, तो इसमें जो है विज्ञप्ति आपको दे सकते हैं कि फला विषय पर एक विज्ञप्ति लिखिए, तो कुछ भी आ सकता है। अनुस्मारक आ चुका है इससे पहले वाले में, 2016 री एग्ज़ाम वाला जो हुआ था सितंबर 2020 में, उसमें जो है अनुस्मारक आ चुका है।
तो इस बार कार्यालय आदेश आया, इस बार कार्यालय ज्ञाप आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो ये 8 नंबर के 3 आते हैं 24 मार्क्स के, इसकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी टास्क में, और विभिन्न जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसमें आती संभावित टॉपिक आपको कराए जाएंगे, और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आसानी से तीनों फॉर्मेट आप बना सकेंगे। ये फिर पारिभाषिक शब्दावली जो पीडीएफ पे दिया है उसी से आ जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि भाई इसमें बताइए, तो प्रोविजो का मतलब होता है सशर्त, ठीक है। और बाई लॉ का मतलब हो जाता है उपनियम या फिर उपविधि भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें दोनों में से कोई भी एक सही होता है। फिर इसमें आ जाएगा अबेंडनमेंट का, हो जाएगा परित्याग। तो परित्याग ही यहाँ पे सही होगा, जैसे त्याग यहाँ पे सही नहीं हो सकता, वो फिर सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पीडीएफ में दिया है थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको। कॉरिजेंडम का मतलब भूल सुधार या त्रुटि सुधार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर कैडर का जैसे संवर्ग ही लिखेंगे। कैडर का अगर आपने कार्डर लिखा तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो पारिभाषिक शब्द इस तरीके से तैयार करना है। उल्लंघन का यहाँ पर जैसे ब्रीच हो सकता है या कॉन्ट्रवेंशन हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से एक आपको सही मिल जाएगा। हमारे पीडीएफ में भी दोनों आपको सही मिल जाएंगे। फिर ये जो है अनुलग्नक है, इसका भी दिया हुआ है पीडीएफ में। लागू नहीं का नॉट एप्लीकेबल होता है, और प्रत्युत्तर का मतलब रिस्पॉन्स या रिप्लाई होता है। रिस्पॉन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट है। फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। अभी से आदत बनाइए। मुहावरे लोकोक्तियाँ आप डेली 20 मिनट दे दीजिए, आपको सब याद हो जाएंगे। डेली 20 मिनट आप दीजिए, पहले पढ़ डालिए सबको, फिर उसका रिवीजन करिए। अर्थ पता करने पर फोकस करिए कि अर्थ याद हो जाए। वाक्य में प्रयोग तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। अर्थ आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो है, जो पीडीएफ में बेसिक दिया हुआ है, इसमें कुछ नए डेफिनेशंस जो अभी नए ऐड हो रहे हैं, जैसे मशीन लर्निंग वगैरह, एआई वगैरह, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, उनका भी पीडीएफ जल्द ग्रुप में मिल जाएगा और प्रैक्टिस इसकी कराई जाएगी। कई सारे हम आपको डेफिनेशन बेस्ड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस लिखवाएंगे, और ये 2 नंबर का होता है, तो मतलब आपको इसको 2-3 लाइन से अधिक नहीं लिखना है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये 2016 का मेंस री एग्जाम है, जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसका है, ठीक है। इसमें भी इस तरीके का शीर्ष मतलब ये आता है। पहला प्रश्न वही रहता है, गद्य होता है। इसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है और सारांश लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो सेम पैटर्न ये फॉलो किया जाएगा आपके एग्जाम में 2023 वाले में भी, जो 2024 तक हो सकता है। ये पत्र रहता है। पत्र इतना सही देते हैं आप, देखिए 5-6 लाइन से अधिक पत्र नहीं होता है, इसी की सारणी बनानी पड़ती है, बहुत ईजी है। इसके बाद शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए आया है। अनुस्मारक का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रारूप बनाइए। कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर स्पष्ट करते हुए परिपत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करिए, ये आया है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखना है, ठीक है। और फिर ऐसे ही अंग्रेजी रूप लिखना है इनके। तो इसमें भी हमारी पीडीएफ सही था सब कुछ। परमिट है तो अनुज्ञा पत्र यहाँ पे होगा, और सेल का मतलब प्रकोष्ठ होता है, और रैंक का मतलब पदानुक्रम या श्रेणी। ड्यू डेट नियत तिथि, सरप्लस अधिशेष, परियोजना का प्रोजेक्ट, प्रक्रिया का प्रोसेस या प्रोसीडिंग, छूट देने का डिस्काउंट हो जाएगा, भर्ती का रिक्रूट हो जाएगा, गुणवत्ता का क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब भी हमने पीडीएफ में कराया था। बायोस का मतलब क्या होता है, ये बायोस मतलब पूछा है, एक्सएमएल का मतलब पूछा है। गूगल द्वारा जो भारत में डिजिटल भुगतान के लिए मोबाइल सेवा शुरू की गई गूगल पे, उसका नाम क्या है, जीपीआरएस क्या है, सीडी रोम क्या है, इसमें पूछा है। बेसिक सवाल आते हैं इसमें, 8th लेवल के सवाल, ट्रिपल सी लेवल के इसमें सवाल आते हैं। बाकी आपका ये हिंदी का 30 अंकों वाला 30 क्वेश्चंस वाला 60 अंकों वाला पेपर होता है। तो इसकी तैयारी मेनली आपकी क्विज से होगी, और जो हमने पीडीएफ दी है उससे आप तैयार करेंगे, ठीक है। हिंदी के लिए पीडीएफ दी है, हिंदी के लिए क्विज है, वो आपका प्री में और मेंस के लिए दोनों में काम आ जाएगी। सामान्य हिंदी जो ऑब्जेक्टिव वाली यानी है वस्तुनिष्ठ वाली, उससे हो जाएगा आपका ये। जैसे मैंने कई बार आपको टास्क शब्द का प्रयोग किया है इस वीडियो में, तो टास्क कुछ लोग अगर सोच रहे हो तो टास्क क्या है, टास्क कुछ नहीं, टास्क का अर्थ है अभ्यास कार्य, ठीक है। कई सारी एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे, अभ्यास कार्य आपको मिलेगा और उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। कैसे सबमिट करेंगे और कैसे चेकिंग होगी वो भी मैं बता रहा हूँ। ये इस तरीके का टास्क आपको मिलता है, ये सेम यही नहीं मिलेगा। पहला टास्क इससे कुछ अलग होगा। मैं यहाँ पर दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का टास्क आपको मिलता है। फिर आप उसमें हमारे दिए गए फॉर्मेट में पीडीएफ बना करके आंसर सबमिट करते हैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में, जिसमें डिस्कशन वाला ग्रुप है, उसमें आप पीडीएफ भेजते हैं। फिर आपकी पीडीएफ पर चेकिंग करके फीडबैक दिया जाता है, वॉइस और ऑडियो दोनों में, यानी कि वीडियो फॉर्मेट में दिया जाता है, ठीक है। कैसे देते हैं उसको भी दिखा दे रहे हैं। इस तरीके के टास्क आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आज से 5 दिवस बाद। सबसे पहला कन्वेंशनल हिंदी का टास्क मिलेगा गद्यांश का। तो इस तरीके से हमारे मेंबर्स पीडीएफ बना करके भेजेंगे, ठीक है। ब्लैंक कॉपी में लाइनदार वाली में नहीं लिखना है।
तो इस तरीके से आपको टास्क दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फीडबैक होता है। ये वैसे मैं आपको PDF में दिखा रहा हूँ, ये आपको वीडियो फॉर्मेट में भी दिया जाता है। तो इससे पूरी जो आपकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई जाती हैं कि आपने गलती की, ठीक है, कैसे उसको सही कर सकते थे, कितने नंबर आपको मिले हैं, ठीक है, कैसे सुधार हो सकता है, सब कुछ बताया जाता है। और इसका मॉडल उत्तर भी मिलता है, जैसे गद्यांश आपको दिया जाएगा तो गद्यांश का मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप उस पर देखें कि किस तरीके से आप लिख सकते थे और क्या गलती आपने की। तो इस तरीके से आपको टास्क के फीडबैक मिलेंगे आपके ग्रुप में। ये सैम्पल कॉपी का फॉर्मेट मैंने दे दिया है, आप चाहें तो इसको प्रिंट करा के रख सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ पेजेस प्रिंट करा लीजिए आप और इसमें टास्क अटेम्प्ट करिएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको ब्लैंक कॉपी में लिखना है, ठीक है। लाइनदार नहीं होना चाहिए, आपकी कॉपी ब्लैंक होनी चाहिए और उस पर डबल मार्जिन बनी होनी चाहिए। इस वाली तरीके की कॉपी में आप लिख सकते हैं, ठीक है, और चेक करा सकते हैं ग्रुप में। बाकी ये वाली अगर चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, ब्लैंक ही है ये। इस तरीके से पहले मतलब ये कुछ ये वाली कॉपीज़ इस तरीके की चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं आप। अदरवाइज़ नॉर्मल जो ब्लैंक कॉपी आती है, आंसर लेखन वाली कॉपी आसानी से आपको मिल जाएगी, जिसमें दो तरफ ये मार्जिन होती है छोटी छोटी और बीच में लिखने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस वाले भाग में लिखते हैं, तो ये वाली कॉपी भी आप ले सकते हैं। अगर परंपरागत हिंदी की तैयारी हो या फिर निबंध, क्योंकि यही दोनों पेपर आपके लिखित होंगे। GS वाला और ऑब्जेक्टिव हिंदी वाला, उसमें लर्न करने वाली चीज़ें हैं वो प्रीलिम्स जैसा है, ठीक है। बार बार आपको चीज़ें लर्न करना पड़ेगा, उसकी पेड क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो जैसे प्रीलिम्स के लिए या फिर हम लोग कह सकते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर है, वस्तुनिष्ठ पेपर है, उसके लिए क्या USP है पेड क्विज। ऐसे ही जहाँ पर लिखित पेपर है उसके लिए USP है कि आप जितना लिखेंगे उतना ही सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ अवधारणाओं पर बात नहीं हो सकती, अवधारणाओं पर बात होगी तभी आप लिखेंगे, लेकिन लिखने का कोई विकल्प नहीं है। जितना आप लिखेंगे, जितने टास्क अटेम्प्ट करेंगे, जितनी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही आपका फायदा होगा। कोई भी डाउट है आपका, आप डिस्कशन ग्रुप में पूछिए तुरंत, ठीक है। और सिर्फ हिंदी माध्यम वाले ही छात्र अच्छा कर सकते हैं, ये लोगों ने मिथक फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश माध्यम के छात्र भी कई सारे, एक दो नहीं कई सारे जो है डिजर्विंग इंग्लिश मीडियम के छात्र भी सिलेक्ट हुए थे 2021 वाली वैकेंसी में, ठीक है। तो केवल हिंदी मीडियम वाले अच्छा कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम वालों को एज मिलता है, बिल्कुल सही बात है। वो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखते आए हैं, तो ऐसे वगैरह में उनके मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश माध्यम वाले छात्र सिलेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, वो सिलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते जो भी स्ट्रेटजी में बताया गया है लगातार उसको फॉलो करते रहें। आपका प्रथम टास्क जो है आज से 5 दिवस बाद जो है होगा। प्रथम टास्क आपको दिया जाएगा, आप उसमें लिख करके सबमिट करेंगे और आपको फीडबैक दिया जाएगा। ऐसे के टास्क हम लोग जो है 15 अगस्त के बाद शुरू करेंगे। तब तक आपको जो ऐसे मॉडल ऐसे इसकी PDF दी है उसको पढ़ते रहिए, ठीक है, उसमें समझते रहिए और कोई डाउट है तो डिस्कशन ग्रुप में पूछिए। ऐसे के टास्क आपको 15 अगस्त के बाद मिलेंगे और पहला जो है हिंदी का टास्क अब तो आपको 10 अगस्त के अराउंड कन्वेंशनल हिंदी का मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें मॉडल उत्तर भी मिलेगा।